हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और 13 क्वेश्चन हो गए थे ना, 13 क्वेश्चन हो गए थे और दिसंबर 2023 यूजीसी नेट इतिहास का पेपर सॉल्व हो रहा था। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किन पर आधारित है। मौर्यकालीन जो है अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किन पर आधारित है। ए जो है कृषि उत्पाद, कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मौर्यकाल में क्या बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो ये बात सही है कि मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि उत्पाद पर आधारित थी। दूसरा धातु कर्म उद्योग, स्मिथिंग, ठीक है, धातु कर्म उद्योग पर भी आधारित थी, धातु व्यवस्था का भी उत्पादन हो रहा था मौर्यकाल में। तीसरा जो है सी आंसर इसमें वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग भी ठीक है, वस्त्र उद्योग पर भी मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था आधारित थी। मौर्यकाल में वस्त्र उद्योग भी हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर वस्त्रों का उत्पादन हुआ करता था। नेक्स्ट है कागज प्रौद्योगिकी, डी जो इसमें है कागज प्रौद्योगिकी। ये जो कागज पेपर टेक्नोलॉजी है ये मौर्यकाल में नहीं थी, मौर्यकाल में पेपर टेक्नोलॉजी नहीं थी, यह कथन क्या है, ये गलत है। और फिर बावड़ी उत्खनन, तो सिंचाई के इरिगेशन व्यवस्था मौर्यकाल में थी और उसके लिए तालाब, बावड़ी और अनेक प्रकार के सिंचाई की व्यवस्था की गई थी ताकि किसानों को सिंचाई के माध्यम सुविधा मिल सके और सिंचाई के द्वारा वो एग्रीकल्चर कृषि को उन्नत बना सके और उत्पादन को उन्नत कर सके। तो इनमें 5 जो दिया हुआ उसमें कौन सा गलत है, डी गलत है। तो ए बी सी ई ये क्या है, सही है। ठीक, यहां तक समझ आया। कौटिल्य ने कृषि को सबसे उत्तम उद्योग बताया है। कौटिल्य ने जो है चाणक्य कौटिल्य जो मौर्यकाल के थे, इन्होंने कृषि को सबसे उत्तम उद्योग बताया है। और यूनानी लेखक कर्टियस ने, तो हमने बताया यूनानी लेखक कर्टियस, कई बार आया है कि एक तरफ लेखक के नाम है और एक तरफ उनके देश दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए तो यूनानी कार्टियस कहाँ का था, यूनान का रहने वाला था, यूनानी लेखक था और इसने जो है भारत में श्वेत तलवारों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में श्वेत तलवार का निर्माण होता था, इसकी जानकारी कार्टियस ने हमें दी है। इसके साथ साथ जो है सबसे जो प्रधान उद्योग माना जाता है सूती उद्योग, सूती उद्योग मौर्य काल में सबसे प्रधान उद्योग था और प्रमुख उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो मौर्य काल की एक ग्रेट काल था, उसमें अनेक इवेंट्स घटनाएं घटे थे। तो इसमें से जो आपका है ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं, चौथा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी सही है। इस काल में कागज टेक्नोलॉजी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो लेकिन कौटिल्य ने जो उल्लेख किया है कृषि पे, कार्टियस ने जो उल्लेख किया है श्वेत तलवार का, ये सब नए पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, आपको ध्यान रखना है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, प्रमुख उद्योग के रूप में सूती उद्योग जाना जाता था मौर्य काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अकबर के राज में किस राजपूत शासक को सर्वोच्च मनसब प्राप्त था। देखिए जो अकबर का शासनकाल था जिसमें अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी 19वें वर्ष अपने, ये महत्वपूर्ण बात है, अकबर ने, यहां से क्वेश्चन बनता है, अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष, अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष 1875 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था, 1875 में मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। और अकबर के समय में 5000 से ऊपर के जो भी मनसब दिए जाते थे वे किनको दिए जाते थे, राजकुमारों को दिए जाते थे। अकबर पहला शासक था जिसने राजपूत
लोगों से संबंध सुधारने का प्रयास किया और उसने अपने शासनकाल में राजपूतों से संबंध सुधारा और कुंवर मान सिंह और अजीज कोका को कुंवर मान सिंह और अजीज कोका को 5,000 से अधिक मतलब 60,000 का मनसब प्रदान किया था। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है। बीकानेर के राम सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह, बूंदी के महाराज और फिर कुंवर मान सिंह। ठीक है, लाइट चली गई क्या? आमेर के मान सिंह और अजीज कोका को 60,000 का मनसब प्रदान किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है अकबर की। अक्सर पूछा जाता है मनसबदारी व्यवस्था किसने स्थापित की? अकबर के साथ साथ जहांगीर और शाहजहां ने उसको आगे बढ़ाया। 19वें वर्ष हमने बताया कि 19वें वर्ष 1875 में अकबर ने इसे अपने शासन काल में आरंभ किया। मनसबदारी व्यवस्था थी क्या? ये दशमलव के सिस्टम पर आधारित थी और अकबर अपने शासन काल में मनसब प्रदान करता था। मनसब के तहत एक क्षेत्र दिया जाता था, उस क्षेत्र पर शासन व्यवस्था स्थापित होती थी। उस व्यवस्था को जिसको मनसब दिया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम महासर्वेक्षक कौन था? बंगाल का प्रथम महासर्वेक्षक कौन था? जेम्स रेनल। जेम्स रेनल जो है, जेम्स रेनल कौन थे? बंगाल के प्रथम महासर्वेक्षक थे। और खास बात यह है कि ये जो जेम्स रेनल थे, इन्हीं के समय में 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई और बाद में 1815 ईस्वी में भारत के जो महासर्वेक्षक नियुक्त हुए उनका नाम क्या था? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी को जो 1815 में भारत का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया था। अक्सर क्वेश्चन यहां भारत का महानिरीक्षक और बंगाल के महानिरीक्षक दोनों में क्या है? अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। इस अंतर को और इस डिफरेंस को आपको समझना होगा। तो इसके अनुसार जो जेम्स रेनल जो है बंगाल के थे और ये जो मैकेंजी थे ये भारत के प्रथम महासर्वेक्षक या महानिरीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 17 है, बागजार अफसान। ये जो है सूची 1 सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक में शासक का नाम दिया है और दूसरे में उनके द्वारा बनाए गए व्यवस्था का दिया गया है। बागजार अफसान, तो बागजार अफसान किसके समय में बना था? बाबर। बागजार अफसान बाबर के समय था। बाबर को बागों का बहुत शौक था, गार्डन बहुत बनाता था बाबर। और बाबर को बागों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ गार्डन भी कहा जाता है। वो सब आरपी त्रिपाठी ने अपनी बुक में इसका उल्लेख किया है। प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी की बुक का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अक्सर इस किताब को भी मिलाने के लिए किताब के राइटर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा बागजार अफसान जो है ये बाबर। फिर उसके बाद बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। मान मंदिर राजा मान सिंह ने, मान मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था। और हौज शमसी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रथा का तो वास्तव में आरंभ मोहम्मद गोरी ने किया था, लेकिन इसे ठोस रूप प्रदान जो है इल्तुतमिश ने दिया था। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इल्तुतमिश कई बिंदुओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इल्तुतमिश तो इस हिसाब से जो है
हमने आपको बता दिया कि बागजार अफसान, बुलंद दरवाजा, मान मंदिर और दीने वो हौजे शमसी। ठीक, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? ए मोतीलाल घोष ने की थी, नील रत्न सरकार ने की थी बी, और सी अश्वनी कुमार दत्त, और डी कृष्ण कुमार मित्रा ने की थी। तो ये बांधव समिति की जो स्थापना है ये किसने की थी? सी अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। ये सही आंसर है। और 1905 में जो है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। और ये जो बारिसाल है ये वर्तमान में कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। और इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं के खपत को बढ़ाना था। स्वदेशी जो वस्तु थी उसके उत्पादन को, उसके खपत को क्या करना था? बढ़ाना था। अश्वनी कुमार दत्त ने एक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाली जिसका नाम था बारिसाल हितैषी। अक्सर को ये प्रश्न भी आता है, बन सकता है, बारिसाल हितैषी जो साप्ताहिक पत्रिका थी अश्वनी कुमार दत्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के जनक हेरोडोटस ने निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लिखा है? अब इसमें ए एथेंस और स्पार्टा का युद्ध, बी दास युद्ध, सी रोम युद्ध और डी चीन युद्ध। ए जो है एथेंस और स्पार्टा का जो युद्ध है जो 404 बीसी में हो रहा है, 404 बीसी में हो रहा है, उसका ये उल्लेख करते हैं। और हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार हैं, इन्होंने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी। और इनकी खास बात यह है कि ये भारत कभी आए नहीं, इनका जो वर्णन है वो उचित नहीं है। इन्होंने व्यापारी जो भारत आए थे और जो व्यापारियों ने अपना लिखा था उसी के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? उसी के आधार पर के भारत के बारे में हिस्टोरिका लिख दी, जो वास्तव में बहुत सही नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन यह है कि हिस्टोरिका को इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता? निम्नलिखित में से किसे गैर वैदिक उपनिषद नहीं कहा जा सकता है? मतलब वैदिक उपनिषद जो हैं उसको आपको चुनना होगा, तो अपने आप गैर वैदिक उपनिषद आ जाएगा। अब इसमें पहला जो दिया है ए ज्वाला उपनिषद, ठीक है, ज्वाला क्या है? गैर वैदिक उपनिषद है। दूसरा गर्भ उपनिषद, ये भी गैर वैदिक उपनिषद है। सुबाला उपनिषद, ये भी गैर वैदिक उपनिषद है। नेक्स्ट जो है केन उपनिषद, ये केन उपनिषद क्या है? वैदिक उपनिषद है। केन उपनिषद में कुछ खास बातें हैं कि ये नवे मंडल में, सोमवेदी में नवे मंडल में इसका उल्लेख है। और केन उपनिषद में एक स्टेटमेंट है जो अक्सर आती है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्वयं देवता भी ब्रह्मा को नहीं समझ सकते, स्वयं देवता भी ब्रह्मा को नहीं समझ सकते, वैसे लोग अज्ञानी हैं जो यह मानते हैं कि वह ब्रह्मा को समझते हैं। ये स्टेटमेंट कहां से ली गई है? ये स्टेटमेंट केन उपनिषद से ली गई है। तो ध्यान रखिए, केन उपनिषद वैदिक उपनिषद है, बाकी तीनों जो है वैदिक उपनिषद नहीं है। तो केन सही आंसर है। और ये स्टेटमेंट जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, केन उपनिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदरानंद काव्य के लेखक कौन है? सौंदरानंद काव्य के लेखक कौन है? तो इसमें शूद्रक, पहला क्या है? शूद्रक, दूसरा बी अश्वघोष, सी भास और डी जो है आर देव है। जो सौंदरानंद के लेखक हैं वो अश्वघोष हैं। सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। अश्वघोष जो हैं ये सर्वास्तिवादी विचारक थे। ये क्या थे? सर्वास्तिवादी विचारक थे। और मिल्टन,
और वाल्टेयर, इनको भारत का मिल्टन, गेटे और वाल्टेयर कहा जाता है। मिल्टन कौन थे, गेटे कौन थे, वाल्टेयर कौन थे? वाल्टेयर कौन था? फ्रांस का विचारक था। और मिल्टन वगैरह ये लोग इंग्लैंड के विचारक थे। तो इनको ये कहा जाता है। कुछ खास बात, इन्होंने कई किताबें लिखी। अक्सर असघोष की किताबों का नाम मिलाने के लिए या किताब का नाम दे दिया जाता, पूछा जाता है कौन इसके राइटर हैं। तो सभी किताबों पर ध्यान दीजिए। वज्र सूची, इनकी किताब का नाम क्या है? वज्र सूची। बुद्ध चरित, बुद्ध चरित पर भी इन्होंने लिखा है। सौंदरानंद पे तो पहले ही बताया गया है, लिखा है। इसके साथ साथ सारीपुत प्रकरण, सारीपुत प्रकरण पर भी इन्होंने लिखा है। ये इनके 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं। और सौंदरानंद में इन्होंने बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उसकी पत्नी सुंदरी का वर्णन किया। अक्सर पूछा जाता है कि सौंदरानंद में क्या उल्लेख है, तो बुद्ध के सौतेले भाई और उनकी पत्नी का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें नंद और सुंदरी का, नंद और सुंदरी का उल्लेख है सौंदरानंद में। असघोष जो हैं ये कनिष्क के दरबार में थे, और कनिष्क के समय में जब चौथा बौद्ध संगीति हुई तो ये असघोष जो थे उसके क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो असघोष के बारे, असघोष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार कई तरीके से क्वेश्चन इनके बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि बौद्ध धर्म चौथी जो संगति हुई उसमें उपाध्यक्ष का रोल इन्होंने अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में, शेरशाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में प्रत्यक्ष सूचना निम्नलिखित में किस लेखक ने प्रदान की? अब इसमें 4 आंसर दिया हुआ है। पहला अबुल फजल, खफी खान, अब्दुल कादिर बदायूनी और अब्बास खां शेरवानी। अब्बास का जो शेरवानी थे, अब्बास का जो शेरवानी थे वो क्या थे? इस किताब के रचयिता थे। और जो है इन्होंने तारीख शेरशाही लिखा था, शेरशाह के बारे में उल्लेख किया था, और अकबर के समय में इन्होंने ये किताब लिखी थी। इनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है जो अक्सर एग्जाम में आता है। पूछा जाता है किस शासक के लिए कहा गया है, या किस स्कॉलर ने, किस इतिहासकार ने इसको कहा है। वो जो है स्टेटमेंट है वो सुन लीजिए। एक बार एक वृद्ध स्त्री सिर पर स्वर्ण आभूषण की गठरी लेकर निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर ने उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं की। कहने का मतलब यह है कि उसके प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह की इतनी चुस्त और दुरुस्त थी कि चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी जैसे लोग पर उसका नियंत्रण था कि एक समान स्त्री भी आभूषण वो भी स्वर्ण का रखकर निकल पड़ी और किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये अब्बास खां शेरवानी की स्टेटमेंट है शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में। शेरशाह को अकबर का पूर्व आगामी भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि अकबर ने अपने शासनकाल में शेरशाह की व्यवस्था को भी स्थापित किया था। शेरशाह को ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की थी, जीटी रोड जिसे कहा जाता है, और जो वर्तमान समय में जीटी रूप में देखने को मिलती है। तो सड़क व्यवस्था और उसके आसपास पेड़ पौधे इन सब का भी, और कुओं का भी व्यवस्था इन्होंने की थी। सराय की भी व्यवस्था शेरशाह ने अपने शासनकाल में की थी। ठीक है, शेरशाह लगान के संदर्भ में कहा जाता है कि शेरशाह जब लगान व्यवस्था को संचालित करता था, टैक्स लगाता था, तो उसका मानना था कि टैक्स तो जो है लगाते वक्त बहुत ध्यान से दिया जाए कि आम जनता को उसका नुकसान ना हो, ताकि जिन लोगों के यहाँ उत्पादन हुआ है तो उनसे तो लिया जाए, जिनका कम हुआ है उनसे कम लिया जाए। इन बातों का लगान, टैक्स लगाते समय इन बातों का ध्यान रखता था, लेकिन वसूलते समय, टैक्स लगाते समय दरों का ख्याल करता था
और वसूलते समय बहुत कठोरता से वसूल करता था। दर का ख्याल करता था कि ज्यादा ना हो, लेकिन जो एक बार टैक्स निर्धारित हो जाता था तो उसे वो कठोरता पूर्वक वसूलता था। एक बात और है कि उत्पादन की सूची का नाम जिसको अकबर ने आगे और विस्तृत रूप आईना दैसाला में दिया, उसकी शुरुआत भी शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में की थी। ठीक, अब आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें जो दिया गया हुआ है, जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उद जमा युग का आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये चित्रकला और पेंटिंग पर आधारित है और मुगल काल में पेंटिंग बाबर से शुरू होती है और बाबर के बाद हुमायूं के समय में भी कुछ देखने को मिलती है, लेकिन अकबर के समय में पेंटिंग स्कूल, चित्रकला का स्कूल स्थापित किया गया और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष स्ट्रीम पर पहुंच जाती है, स्वर्ण काल के रूप में जानी जाती है। और शाहजहां के काल में भी चित्रकला का विकास होता रहा, लेकिन जहांगीर सबसे अधिक था समय। औरंगजेब के काल में चित्रकला का विकास में हमें गिरावट देखने को मिलती है। औरंगजेब के समय में चित्रकला के क्षेत्र में ना बहुत ही कम जो है विकास देखने को मिलता है। तो चित्रकला जो थी उसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जहांगीर ने चित्रकार अबुल हसन को नादिर उद जमा युग का आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित किया था। ये सही बात है कि जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। ध्यान रखिए, कई उपाधियां हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अबुल हसन दो टाइप की उपाधि इसने दी थी, एक नादिर उद जमा, एक नादिर उद अस्त्र। किसको किसको दी थी इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि अबुल हसन को नादिर उस जमा की उपाधि दी गई थी। अबुल जो हसन था, हसन जो था, उसको नादिर उस जमा, हसन को जमा की उपाधि दी गई थी और मंसूर को अस्त्र की उपाधि दी गई थी। मंसूर को कौन सी उपाधि दी गई थी? नादिर उस अस्त्र की उपाधि दी गई थी। अब इसमें दूसरा जो बी दिया हुआ है, देखिए, जहांगीर ने चित्रकार अकारिजा को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया। जहांगीर ने चित्रकार अकारिजा को नादिर उल अस्र की उपाधि से सम्मानित किया। तो नादिर उल अस्र की उपाधि जो है अकारिजा को नहीं दी गई थी, बल्कि मंसूर को दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इसमें सी जो है, उस्ताद मंसूर जहांगीर के शासनकाल में जो है पशु पक्षी और आपके ये प्राकृतिक चित्रों को चित्रकारी करते थे और बहुत फेमस चित्रकार मंसूर थे। ठीक है, फिर डी है, ये सही है, ये सही है। डी, जेसुइट फादर फॉर नाउ गुरेडियो, जिन्होंने साम्राज्यवादी दरबार में पदार्पण किया, उनका कहना है कि जहांगीर को यूरोप की चित्रकला पसंद थी। तो ये बात सही है कि जहांगीर पहला ऐसा शासक था जिसने भारतीय चित्रकला और यूरोपियन चित्रकला दोनों को मिक्सचर कर दिया। ठीक है, और जो यूरोपियन चित्रकला की विशेषता थी उसको भारतीय चित्रकला शैली में प्रस्तुत किया। जो भारतीय चित्रकला थी वो भी भारतीय चित्रकला और प्लस जो ईरानी चित्रकला थी उसका सम्मिश्रण थी। तो जहांगीर के समय में भारतीय चित्रकला की विशेषता, उसमें फिर ईरानी चित्रकला की विशेषता और जो है यूरोपीय चित्रकला की विशेषता देखने को, तीन प्रकार की चित्रकला की विशेषता हमें देखने को जो है मिलती है जहांगीर के समय में। इंडो ग्रीक स्थापत्य शैली या इंडो ग्रीक चित्रकला शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। जब इसमें यूरोप की चित्रकला शामिल हो जाती है तो इंडो ग्रीक
शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट जो है, तो ये जो डी वाला स्टेटमेंट है ये भी क्या है, सही है। अब ई, जहांगीर के एल्बम में हाशिए की सजावट सामाजिक विचारों की अभिव्यक्तियों से संबंधित दृश्य ओतप्रोत है। तो जो एल्बम था जहांगीर का, उसमें हाशिए की सजावट सामाजिक विचारों, ये भी कथन क्या है, सही है। तो इसमें कथन गलत कौन सा है, केवल बी। तो ए सी डी ई वाला जो कथन है, ए सी डी ई वाला कथन, सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अब आगे क्वेश्चन 24 नंबर, इक्ता पद से आपका क्या आशय है। अब इक्ता पद दिया, इक्ता क्या था, हमने पहले ही बताया कि इक्ता को आरंभ किसने किया था, इक्ता को आरंभ तो तमिस ने किया था। इक्ता क्या होता था, एक क्षेत्र होता था, उस क्षेत्र को जो है इक्तादार जिसको प्रदान किया जाता था उसे इक्तादार कहा जाता था। और ये इक्तादार का काम क्या था, इक्तादार उस क्षेत्र की व्यवस्था करते थे और वहां से टैक्स प्राप्त करते थे और उसको संचालित करते थे। जो आय इनकम होती थी उसमें कुछ पार्ट जरूरत के अपने पास रखते थे, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते थे। और इक्तादारी जो व्यवस्था थी इसको मोहम्मद गोरी ने शुरू की थी और इल्तुतमिश ने इसे संस्थागत रूप प्रदान किया था और ये दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जानी जाती है इक्तादार व्यवस्था। तो अब इसमें देखिए इक्तादार के बारे में ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, वित्तीय दायित्व। क्या इक्तादार वित्तीय दायित्व को निवाह करता था, गलत। बी, सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करना। इक्तादार को सैन्य और सिविल सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की जाती थी, ये बात सही है। सैन्य गतिविधियों और सिविल नागरिक कार्यों के लिए उसे भूमि प्रदान की जाती थी और वह उस भूमि पर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करता था और वहां से प्राप्त आय से उस व्यवस्था को संचालित करता था और उस जो कुछ बचता था वे शासक को, सम्राट को या सुल्तान कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत को सुल्तान कहा जाता था, तो सुल्तान को भेजा जाता था या केंद्रीय व्यवस्था को भेजा जाता था। नेक्स्ट, फिर अच्छा इसी में सी है, प्रशासन के लिए कृषि भूमि। नहीं, गलत है ये। सिकदार सिकदरान को सौंपा गया न्यायिक क्षेत्र। सिकदार सिकदरान की स्थापना किसने की थी, ये शेरशाह सूरी के समय में स्थापित किया गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो जो है बी वाला है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, एक कथन और कारण का है कि कथन दिया हुआ है, कारण दिए हुए, देखना है कि क्या कथन सही है कि कारण सही, कि कथन कारण दोनों सही है कि दोनों गलत है। पाली भाषा जो एक समय में पूर्वी भारत के कतिपय क्षेत्रों तक ही सीमित थी, बौद्ध काल में अधिक प्रचलित हुई। पाली भाषा जो है एक समय तक सीमित क्षेत्र में थी, बाद में बौद्ध काल में ये बहुत फैल गई। ये कथन क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि बौद्ध काल में अनेक ग्रंथों की रचना हुई जिसमें त्रिपिटक, 3 पिटक जो है त्रिपिटक कहा जाता है बौद्ध काल में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त, विनय और अभिधम पिटक, ये तीनों पिटक किस भाषा में, पाली भाषा में है। तो मौर्य काल में पाली भाषा का बहुत प्रचार प्रसार और विकास हुआ था, इसलिए कथन सही है। नेक्स्ट, कारण क्या है, इसका कारण यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी कृतियों के लिए पाली को अंगीकार किया था। उनका आधार वाक्य था पाली धर्मनु शांतम, उपरोक्त कथन के आलोक में। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है, दोनों सही है और ये जो है बी की व्याख्या करता है, कथन और कारण व्याख्या करता है। तो ये ए जो आंसर इसका ए वाला वो सही है। नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर पर, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को जो है क्रोनोलॉजी के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब कौन कौन सी घटना घटी उसको क्रम के अनुसार, ज्यादातर यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूजीसी में और जो आपको दिक्कत भी पैदा करते हैं। पहला क्या है, भारत में चक्री पहिया का प्रथम उल्लेख। भारत में
चक्री पहिया का प्रथम उल्लेख। फिर क्या है, मंसूरा सिंध में कागज का मिलना, मंसूरा सिंध में कागज का मिलना। 2, तीसरा, मॉन्सरेट द्वारा सर्वप्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख, मॉन्सरेट द्वारा सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख। फिर नेक्स्ट डी, बलुई घड़ी का भारत में प्रथम उल्लेख। और फिर जावर में आसवान द्वारा जस्ता का पृथक्करण, जावर में आसवन द्वारा जस्ता का पृथक्करण। तो जो जस्ता कांस जो युग था, उस युग में हमें जस्ता का ये देखने को मिलता है। तो इसमें जो क्रम होगा वो पहला जो है मंसूरा सिंध में कागज का, मंसूरा सिंध में क्या है, कागज का। फिर जावर में आसवान द्वारा जस्ता का 2। फिर तीसरा जो है आपका चक्री पहिया, भारत में चक्री पहिया का प्रथम उल्लेख जो है, जो पहिया का उल्लेख आपको नवपाषाण काल से मिल रहा है, ठीक है। तो उस वो हो गया तीसरा। फिर चौथा जो है बलुई घड़ी का भारत में प्रथम उल्लेख, सैंड क्लॉक का भारत में जो प्रथम उल्लेख है वो इस क्रम में आएगा चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे मॉन्सरेट द्वारा सर्वप्रथम सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का उल्लेख। मॉन्सरेट किसके काल में आए थे, ये याद रहना जरूरी है कुछ चीजें। मॉन्सरेट किसके काल में आए थे, अकबर के काल में। वेरी गुड, मॉन्सरेट अकबर के काल में आए थे। तो ये वाली घटना सबसे बाद की घटना है। और मेरे ख्याल से सी जो है, तो बी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में वर्णाश्रम धर्म से निम्नांकित में से किसका मत निरूपित होता है। तो जो वर्णाश्रम सिस्टम था, भारत में वह सिस्टम था, प्राचीन काल में ये था, और प्राचीन काल में स्थापित व्यवस्था ये थी। वर्ण में कई चीजें थी, निहित थी। वर्ण व्यवस्था से आगे चल के जाति व्यवस्था में तब्दील होती है। तो वर्ण व्यवस्था में क्या क्या था और क्या नहीं था। ए, बौद्धिक योग्यता, ए क्या था, बौद्धिक योग्यता था। बी, समाज के कार्यक्रम की रचना करने की शक्ति। तो वर्ण व्यवस्था में बौद्धिक योग्यता हमें दिखाई पड़ती है। दूसरा, समाज के कार्यक्रम की रक्षा करने की शक्ति। तो वर्ण व्यवस्था में समाज के कार्यक्रम करने की वर्ग शक्ति भी देखने को मिलती है कि वर्ण व्यवस्था वर्ग के आधार पर थी, और वर्ण के अनुसार जो लोग जो काम किया करते थे उस आधार पर वो व्यवस्था संचालित होती थी। तो समाज के कार्यक्रम की रक्षा, ये हो गया सही है ये। सी, व्यापार और वाणिज्य का महत्व। तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, ये व्यापार और वाणिज्य को भी का महत्व दर्शाती है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट, श्रमिकों का